हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लिटरेचर चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉफ्री चौसर के इम्पॉर्टेंट एंड मेजर वर्क से रिलेटेड 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम मीनिंग क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कवर किया है जॉफ्री चौसर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर वर्क जो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, वो है कैंटरबरी टेल्स। उससे रिलेटेड हमने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। जितनी भी जो टेल्स थी उसमें, तो वो हमने सभी को कवर कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर उस वीडियो का लिंक ज़रूर दे दूँगा, तो आप उस बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कुछ टेक्निकल रीज़न्स की वजह से फ्रेंड्स पिछली वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो आज इस वीडियो में हम चौसर के वर्क्स को कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी, जो अदर राइटर्स थी चौसर एज के, उनसे रिलेटेड जितने भी जो राइटर्स थे उनके वर्क्स हैं उनको एक ही वीडियो में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हमारा जो जॉफरी चौसर का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से क्लोज हो जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जॉफरी चौसर के मेजर वर्क से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि जॉफरी चौसर है, इनकी जो लाइफ है वो भी 3 पीरियड्स में ही डिवाइडेड है और जो वर्क्स है वो भी 3 पीरियड में ही डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पीरियड था, वो था फ्रेंच पीरियड, सेकंड था इटालियन पीरियड, थर्ड था इंग्लिश पीरियड। तो आगे हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले द बुक ऑफ डचेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क दैट हैज़ बीन रिटन बाय जॉफ्री चौसर। तो जॉफ्री चौसर ने इस वर्क को 1369 के अराउंड लिखा था, डेट भी मेंशन की है मैंने। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वर्क से रिलेटेड कि विच इज़ चौसर्स अर्लीस्ट मेजर पोइट्री, या फिर आपको एग्जाम से पूछा जाता है कि चौसर की सबसे अर्लीस्ट पोइम कौन सी थी, मेजर पोइम कौन सी थी, तो वो थी बुक द बुक ऑफ द डचेस, द फुल नेम ऑफ दिस वर्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ द बुक ऑफ डचेस रिटन इन मेमोरी ऑफ, किसकी मेमोरी में इस बुक को लिखा गया है। ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, इस वर्क का कि भाई इसको लिखा क्यों था, क्या रीज़न था। ठीक है, तो ये जो है इन द मेमोरी ऑफ ब्लैंके ऑफ लैनकेस्टर वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। ये जो है ब्लैंके ऑफ लैनकेस्टर जो था, लैनकेस्टर की एक इसका नाम था। ठीक है, जो कि जॉन ऑफ गॉन्ट जो कि ड्यूक था। ठीक है, उसकी वाइफ के लिए लिखा गया है। उसने उसको उसकी डेथ को मॉर्न करने के लिए, ये एक तरह की एलिजी है। ठीक है, उसकी डेथ को मॉर्न करने के लिए उसने ये वर्क लिखा था। ठीक है, या फिर डेथ ऑफ ब्लैंचे द डचेस, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोइम कंसिडर अ पोइम ऑफ कंसिडरेबल कंसिडरेबल ड्रामेटिक एंड इमोशनल पावर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है फ्रेंड्स, इस वर्क को आपने ज़रूर नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट टाइप्स ऑफ पोएम इज़ द बुक ऑफ डचेस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक तरह की एलिजी है। एलिजी मीन्स इन विच किसी की डेथ के ऊपर मोन्स के लिए कोई जो पोएम है लिखी जाती है। ठीक है, लेमेंटिंग द डेथ ऑफ समवन। ठीक है, उसको कहते हैं एलिजी, एलिजिकल पोएम होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो बुक ऑफ डचेस क्या है, एक तरह की एलिजी है। ठीक है, नेक्स्ट है हु नरेट्स द बुक ऑफ डचेस, कौन नरेट करते हैं इस बुक को। ड्रीमर, ड्रीमर का मतलब होता है एक ड्रीम देखने वाला। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी मैं आपको इसकी ओवरव्यू देता हूँ द बुक ऑफ डचेस की। ठीक है, कि जो पोइम है वो शुरुआत होती है नरेटर से। ठीक है, नरेटर से शुरू होती है, जो एक ड्रीम देखता है और उससे क्या होती है स्लीपलेसनेस, जिसको इंसोमिनिया कहते हैं। 8 साल के लिए उसे इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अपने माइंड को ईज़ करने के लिए क्या करता है, एक बुक को वो पढ़ता है जिसमें एक माइथोलॉजिकल स्टोरी होती है सीएक्स की एंड एल्कोलिन की। ठीक है, जो कि ओविड्स के मेटाफॉर्मेसिस से ली गई होती है। ठीक है, अब जो स्टोरी होती है, स्टोरी पढ़ने के बाद क्या है, नरेटर नींद में चला जाता है और नींद में जाने के बाद उसे एक सपना आता है कि वो एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट में पहुंच चुका है, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट विद अ ब्राइट मॉर्निंग इन द मे। ठीक है, सो there he sees hears songs of birds and sees hunter following a deer। ठीक है, एक डियर को जो है हंटर फॉलो कर रहे होते हैं, तो नरेटर फॉलोज हंटर एंड कम्स अक्रॉस अ ग्रीविंग नाइट ड्रेस्ड इन अ ब्लैक। वो एक नाइट के कांटेक्ट में आता है, और जो नाइट होता है वो डीप सॉरो में होता है और वो बैठा होता है। तो वो जो है उसके पास बैठता है, जो नरेटर होता है वो नाइट के पास बैठता है और उससे पूछता है क्या होता है, क्या हुआ है, क्या मतलब उसके कंडीशन को पूछता है। ठीक है, तो नाइट क्या करता है, उसको अपनी कहानी सुना देता है कि उसकी बिलोव्ड जो है मर चुकी है। ठीक है, ऐसा वैसा कुछ हो चुका है।
तो वो उसको अपनी पूरी कहानी बता देता है, ठीक है? तो वो जो नाइट है वो कहता है कि मेरी जो वाइफ़ है या फिर उसकी जो बिलोव्ड है वो मर चुकी है, तो अब वो ब्रोकन हो चुका है, हार्ट ब्रोकन हो चुका है और लॉस्ट है, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं कि भई जो नाइट्स का ग्रीफ़ है उसकी बिलोव्ड के लिए, वो एक तरह का सिम्बॉलिक है। किस चीज़ के लिए? गॉन्ट्स जो थी, जॉन ऑफ गॉन्ट्स जो था, उसकी जो वाइफ़ है, ठीक है? द ब्लैंके, ठीक है? उसकी जो वाइफ़ है, उसके लिए जो उसका सॉरो था, उसके लिए जो उसका ग्रीफ़ था, वो इस पोएम के थ्रू बताया गया है। तो ये एक तरह का ड्रीमर ही है, जो नरेटर जो है वो ड्रीम करता है, यानी कि एक ड्रीम विज़न की ये एक पोएम है, ये आपने याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी-सी मैंने इसमें आपको समरी टाइप दे दी है, तो आपने ये याद रखनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ द बुक ऑफ डचेज़? तो मैंने बताया था कि भाई ग्रीफ़ और लॉस की, मतलब लॉस में क्या आया कि उसने अपनी बिलोव्ड को लॉस कर चुका है, वो अब जा चुकी है, ठीक है? ग्रीफ़ का मतलब होता है दुःख। ग्रीफ़ कैसे से आया उसको? ग्रीफ़ जो है जब उसकी जो वाइफ़ है वो बिलोव्ड है, वो उसकी डेथ हुई तो वो पूरे ग्रीफ़ के साथ बैठा हुआ था। मैंने आपको बता दिया है इसमें, ठीक है? ये आपने याद रखना, प्राइमरी थीम है इसकी, ठीक है? थीम्स भी इम्पोर्टेंट होती है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम्स में थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच बर्ड अपीयर्स इन द बुक ऑफ द डचेस सिंबलाइजिंग लव? कौन-सा बर्ड था जो अपीयर हुआ था? ठीक है, तो वो था नाइटिंगेल। ये आपने याद रखना है, कौन-सा बर्ड था? नाइटिंगेल। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हू वाज़ जॉन ऑफ गॉन्ट टू जॉफरी चौसर? जॉन ऑफ गॉन्ट कौन थे जॉफरी चौसर के लिए? चौसर्स पेट्रन एंड ब्रदर इन लॉ। तो वो था जॉन ऑफ जो गॉन्ट था, जिसकी जो वाइफ की डेथ हुई थी, जिसके लिए जॉफरी चौसर ने पोइम लिखी थी, तो वो उसका ब्रदर इन लॉ था। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट लिटरेरी फॉर्म इज द बुक ऑफ डचेस रिटन इन? कि मतलब लिटरेरी फॉर्म क्या है? मैंने आपको बता दिया कि ड्रीम विजन है, कि मतलब नरेटर ड्रीम में जाता है और ऐसा ऐसा होता है, नाइट मिलता है, वो चीज़ इसमें है, तो मतलब एक ड्रीम विजन है, ठीक है? Next important question is question number 9. In which year was the book of Duchess likely written? किस ईयर में लिखी गई थी? 1369 में। ये मैंने आपको बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1369 टू 1372 के अराउंड ये लिखी गई है। और इसको लिखने का पर्पस क्या था? रिटन टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ ब्लैंके द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन डेड इन 1368, और 1369 में इन्होंने पोएम लिखनी शुरू कर दी थी, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टोन ऑफ द बुक ऑफ डचेस? की टोन क्या है बुक ऑफ डचेस की? तो वो है मेलेंकलिक एंड मॉर्नफुल। मेलेंकली है, उदासी भरा है, और मॉर्नफुल है कि मतलब डेथ से रिलेटेड, ठीक है? तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि भाई जो जॉफरी चौसर के वर्क हैं वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड हैं। द फर्स्ट पीरियड इज द फ्रेंच पीरियड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1350 टू 1370, ठीक है? सेकंड है इटालियन पीरियड 1370 टू 1385, एंड द फ्रेंच इंग्लिश पीरियड इज 1385 टू जब तक उनकी डेथ हुई थी 1400 तक, ठीक है? और जो फ्रेंच पीरियड में वर्क्स आते हैं वो आते हैं रिमोंट ऑफ द रोज और बुक ऑफ द डचेस, ठीक है? ये वर्क्स कुछ इसमें आते हैं। और इटालियन पीरियड में आपके पास आते हैं द हाउस ऑफ फेम एंड ट्रायलस एंड क्रेसिडे। एंड इंग्लिश पीरियड में कौन सा लिखा था उन्होंने? कैंटरबरी टेल, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर करा चुके। तो आज हम इसमें कर रहे हैं फ्रेंच पीरियड और इटालियन पीरियड। और दूसरा जो मेजर वर्क है इसका, तो वो है द हाउस ऑफ फेम, ठीक है? और जो हाउस ऑफ फेम है वो सेकंड पीरियड का वर्क है, इटालियन पीरियड का वर्क है, ये आपने याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज द हाउस ऑफ फेम प्राइमरली अबाउट? किसके बारे में है हाउस ऑफ फेम, ठीक है? तो वो है द नेचर ऑफ फेम एंड रेपुटेशन, ठीक है? फेम का नेचर और रेपुटेशन। इसमें क्या होता है कि ये भी एक तरह का ड्रीम विजन है, कि नरेटर इसमें भी सो जाता है सपने में, और उसे एक ब्यूटीफुल ग्लास टेम्पल दिखता है डेडिकेटेड टू वेनस द गॉडेस ऑफ लव। इनसाइड द टेम्पल ही सीज द डिपिक्शन ऑफ स्टोरीज ऑफ एनस एंड डिडो फ्रॉम वर्जिल्स एनिलिड स्टोरी, एंड दिस शोज हाउ एनिस abandoned डिडो कॉजिंग हर ट्रेजिक डेथ। और जैसे ही ड्रीम कंटिन्यूज होता है, अ जाइंट गोल्डन ईगल अपीयर्स एंड कैरीज द नरेटर हाई इनटू द स्काई। द ईगल्स स्पीकिंग इन अ लर्नड मैनर एंड explained that he has been sent by Jupiter to teach the narrator about fame and knowledge, and it tells him that every spoken word by human rises into the air and eventually reaches the house of fame, ठीक है? तो ऐसी ऐसी कहानी होती है। और जो हाउस ऑफ फेम होता है एक तरह का पैलेस होता है,
where people reputation are decided, and inside this the goddess fame randomly decided who will remembered and who will be forgotten. यही है इसमें थोड़ी सी इसकी जो समरी है, ठीक है, कि भाई इसमें नेचर का फेम है, ठीक है, और रेपुटेशन की बात इसमें की गई है। अभी अभी हमने उसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द हाउस ऑफ फेम स्ट्रक्चर्ड? स्ट्रक्चर्ड कितनी बुक्स में डिवाइडेड है? 3 बुक्स, 3 पार्ट्स, 3 बुक्स इसमें है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, हु गाइड्स द डायरेक्टर इन द हाउस ऑफ फेम? कि कौन उसे गाइड करता है? तो मैंने अभी अभी बताया कि एक ईगल जो है उसको ड्रीम में ले जाती है और उसको वहाँ पे गाइड करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द हाउस ऑफ फेम सिंबलाइज? द फ्लीटिंग एंड अनरिलायबल नेचर ऑफ फेम। ये आपने याद रखना है कि जो अनरिलायबल नेचर ऑफ फेम है और जो फ्लीटिंग है वो जो है हाउस ऑफ फेम वर्क्स सिंबलाइजेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउस ऑफ फेम अ कंप्लीट वर्क? नो, इट इज नॉट, इट इज अनफिनिश्ड, कि कभी यह कंप्लीट ही नहीं हुआ था, ये आपने याद रखना है। जैसे मतलब जब जो है जो नरेटर है वो सपने से उठता है तो पोइम वहीं पे सडनली स्टॉप हो जाती है, ठीक है, ये है इसके बारे में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्क है दैट इज द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स दैट हैज बीन रिटन अराउंड 1382। फॉल्स का मतलब होता है बर्ड्स, पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स, ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विच चौसर पोइम इज एसोसिएटेड विद सेंट वैलेंटाइन डे? तो वह है पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स की? सेंट्रल थीम क्या है पार्लियामेंट्स ऑफ फॉल की? तो वो है लव एंड मैरिज, ठीक है। अभी मैं इसकी समरी थोड़ी सी आपको दे देता हूँ कि जो पोएम होती है वो स्टार्ट होती है, नरेटर जो है एक बुक रीड कर रहा होता है, ठीक है, तो उस बुक को पढ़ने के बाद वो दोबारा जो है सपने में चला जाता है। ये कुछ पोएम ऐसी ही है इसमें ड्रीम विजन्स वाली, ठीक है। उसमें वहाँ पे ही एनकाउंटर्ड अ पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स, कि भई वहाँ पे बर्ड्स की गैदरिंग थी, ठीक है। बर्ड्स क्या कर रहे थे, वो अपने मेटिंग्स को चूज़ कर रहे थे, अपने जो साथी है उनको चूज़ कर रहे थे। तो 3 ईगल होती है, वो एक फीमेल ईगल को चूज़ करते हैं और वहाँ पे उनके बीच में डिबेट हो जाती है, ठीक है। जो कि एक ह्यूमरस डिस्कशन ऑन लव को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो नेचर क्या करता है कि भई फीमेल ईगल को कि भई अपना जो डिसीज़न है वो पोस्टपोन कर सकती है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है? वो सिम्बलाइज़ेज़ करता है कि भई देयर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ चॉइस इन लव, ठीक है? और जो अदर बर्ड्स होते हैं वे क्या करते हैं, उन्हें अपने मेट्स मिल जाते हैं और वे सेलिब्रेट करते हैं ओकेजन्स को, जॉयफुली सिंगिंग करते हैं, ठीक है? उसी वक़्त जो है नरेटर उठ जाता है और अपनी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लव और फ्री विल के साथ उसे ये चीज़ पता लगती है, ठीक है? कि भई कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है लव में। और जो है फ्री विल का मतलब होता है कि भई जैसे उसमें ईगल थी, ईगल को क्या किया, उसको पोस्टपोन करने के लिए कहा गया कि भई अपने डिसीज़न को वो पोस्टपोन कर सकती है, अगर वो चाहे तो, ठीक है? तो इस तरह के और लव और मैरिज इसकी जो है सेंट्रल थीम है, ठीक है? लव का मतलब है कि लव से रिलेटेड था, मैरिज का मतलब कि मेट्स को चूज़ करना था, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 18, हु इज़ द नरेटर इन द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स? नरेटर कौन है? ड्रीमर, ठीक है, जैसे बुक ऑफ डचेस में था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट एलिगरी इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स? ठीक है, एलिगरी, एलिगरी मीन्स अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी विद अ हिडन मीनिंग, ठीक है। द चॉइस ऑफ मेड्स अमॉन्ग बर्ड सिंबलाइजेस ह्यूमन courtship, ठीक है, कि मतलब जो उसमें चॉइस ऑफ मेड्स थी, किसको भी चूज़ कर सकते हैं, मतलब वो चीज़ें उसमें हैं, तो वो सिंबलाइज़ करती है ह्यूमन courtship को, ठीक है, ये आपने याद रखना है। Question number 20 which is also very important, what major historical event influenced the parliament of Falls? कि जो मैरिज थी रिचार्ड टू की टू एनी ऑफ बोहेमिया, ठीक है, वो जो है इस इवेंट को ये जो है इस वर्क को इन्फ्लुएंस्ड करता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड है ये स्टोरी, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज ट्रॉयलस एंड क्रेसिडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क 1385 टू 1386, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सेकंड पीरियड का वर्क है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रॉयलस एंड क्रेसिडे अबाउट, कि मतलब ट्रॉयलस एक मान लो मैन है और क्रेसिडे एक वुमेन है, ठीक है, दोनों ही प्यार में पड़ जाते हैं। प्यार में पड़ जाने के बाद में ये एक आपस से अलग हो जाते हैं कुछ कुछ रीजंस की वजह से, ठीक है। जो क्रेसिडे होती है उसे जो है जाना पड़ता है कहीं दूसरी जगह, तो वो जो है ट्रॉयलस को भूल जाती है, उसके प्यार को भूल जाती है और किसी दूसरे मैन के साथ प्यार में पड़ जाती है। सो उसी के साथ ही इनका जो है लव स्टोरी जो है उनका ट्रेजिक एंड हो जाता है, ट्रॉयलस और क्रिसिडे का, क्योंकि वो तो अब तीसरे व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ गई है, ठीक है। सो व्हाट इज इट अबाउट, तो ये है एक ट्रेजिक लव स्टोरी ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर, ट्रोजन वॉर हुआ तो उस टाइम पीरियड पे, ठीक है।
ट्रोजन वॉर था ग्रीक और ट्रोजन्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है 22। हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स इन ट्रोयलस एंड क्रिसिड? ट्रोयलस है, ट्रोजन प्रिंस था, ये क्रिसिडे थी जो कि ग्रीक से थी, ठीक है। ये थी ग्रीक से और ये थी ट्रोयलस से, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 23rd। हु हेल्प्स ट्रोयलस इन विनिंग क्रिसिडेस लव? तो एक उसका फ्रेंड था, ट्रोयलस का फ्रेंड था पेंडारस। उसने जो है उसको हेल्प की थी, ट्रोयलस को, जो कि क्रिसिडे का ही अंकल था, कि भाई ताकि वो जो है, क्रिसिडे जो एक विडो होती है एक आमतौर पर, ठीक है। तो उसने उसकी हेल्प की थी ताकि उसके लव को वो विन कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द अल्टीमेट फेट ऑफ ट्रोयलस इन द पोएम? अल्टीमेट क्या होता है जब जो है ट्रोयलस को छोड़ के वो चला जाती है, दूसरे मैन के प्यार में पड़ जाती है ग्रीक में जाके, तो वो जो है एक बैटल में मर जाता है, जो ट्रोजन वॉर है उस बैटल में मर जाता है, हार्ट ब्रोकन, दिल टूट कर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25। विच इटालियन राइटर इन्फ्लुएंस ट्रोइलस एंड क्रिसिडे? तो ट्रोइलस और क्रिसिडे का जो इमीडिएट सोर्स भी कह सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंस किससे हुई, तो वो थी बोकाशियोस की एक पोइम थी इल फेलिस्ट्रेटो, तो उससे वो पूरी तरह से प्रभावित हुई थी, ठीक है। ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम से पूछा भी जा चुका है, ठीक है। ये आपने जरूर नोट कर लेना है। नेक्स्ट है वर्क जो इम्पोर्टेंट है, द लेजेंड ऑफ गुड वुमन, दैट हैज़ बीन रिटन अराउंड 1386 टू 1388, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द लेजेंड ऑफ गुड वुमन अबाउट, कि मतलब लेजेंड ऑफ गुड वुमन किसकी स्टोरी है? वुमेन हु आर बिट्रेल इन लव, जो कि लव में बिट्रेल की जाती है। इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि भाई चौसर एक ड्रीम में चला जाता है, उसमें उसे एक गॉडेस ऑफ लव मिलती है, क्यूपिड होता है उसका नाम, और जो क्वीन एलेस्टी जो कि उसकी वाइफ होती है, तो क्यूपिड जो है उससे एंग्री है कि भाई उसने वुमेन्स के बारे में सिर्फ फेथलेस वुमेन्स के बारे में ही लिखा है अपने अर्लियर वर्क्स में, जैसे ट्रोइलस और क्रिसिडे में बताया कि कैसे उसे बिट्रेल कर दिया था ट्रोइलस को क्रिसिडे ने, ठीक है। तो एज ए पुनिशमेंट अब चौसर को क्या करना है, उसे लिखना है अब लॉयल्टी के बारे में, वुमेन्स की लॉयल्टी के बारे में, उनका लॉयल्टी कितनी होती है प्यार के प्रति, तो उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो कुछ वुमेन्स के बारे में लिखता है, क्लियोपात्रा होती है, जो कि क्लियोपात्रा होती है, दिस्पे होती है, डिडो होती है, लोरेसी होती है, ठीक है। इनके बारे में लिखता है, ठीक है। ये इस तरह से एक स्टोरी है, ठीक है। ये भी उनका एक अनफिनिश्ड वर्क है, ठीक है, चौसर का। नेक्स्ट है हु अपीयर्स टू चौसर इन ड्रीम द लेजेंड ऑफ गुड वुमन, ठीक है। उसमें कौन दिखाई देता है? द गॉड ऑफ लव, मैंने बोल दिया क्यूपिड, एंड क्वीन एल्सेस्टेड जो कि उनकी एक वाइफ थी, ठीक है, वो ड्रीम में, ठीक है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28। व्हाई वाज द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन रिटन? क्यों लिखा गया था? एज पेनांस फॉर चॉइसेस बिट्रेयल ऑफ वुमेन इन ट्रोइलस एंड क्रिसिडे, कोई ट्रोइलस और क्रिसिडे में उन्होंने वुमेन्स को अनफेथफुल बताया है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, उन्हें पनिशमेंट मिली है कि भाई अब उनको वुमेन्स के बारे में अच्छा लिखना पड़ेगा, ठीक है, उनकी लॉयल्टी के बारे में लिखना पड़ेगा, जो उसने ड्रीम विजन देखा था। क्वेश्चन नंबर 29। विच फेमस वुमन फ्रॉम हिस्ट्री इज मेंशन्ड इन द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन? तो वो थी क्लियोपात्रा, ठीक है। मैंने बोला कि कुछ वुमेन्स के बारे में लिखा है, लेजेंड्स वुमेन्स थी हिस्ट्री से। तो जो क्लियोपात्रा थी वो फेथफुल रही थी अपने लव के प्रति, उसका नाम था मार्क एंटोनी, ठीक है। और उसी के साथ ही वो मरी। जैसे थी दिस्पे बोला मैंने, ठीक है। उसमें भी वो जो है एक पायरेमस से प्यार करती है, बट क्या हो जाता है कि मिस्टेकनली वो जो है ऐसा समझता है कि भाई जो तिस्बे है वो मर चुकी है, ठीक है, और अपने आप को वो मार देता है। और जब उसे पता चलता है तिस्बे को, तो कि भाई उसने अपने आप को मार दिया है मिस्टेकनली, ठीक है, तो वो भी वैसा ही करती है, खुद मर जाती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30। इज द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन इज अ कंप्लीट वर्क? नो, इट इज नॉट कंप्लीट, इट इज इनकम्प्लीट, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं चौसर के कुछ अदर वर्क्स के बारे में, ठीक है, जो उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी। क्वेश्चन नंबर 31। विच वर्क डिड चौसर ट्रांसलेट फ्रॉम फ्रेंच इनटू इंग्लिश? कौन सा वर्क था जो उन्होंने फ्रेंच से ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में? द रिमोट ऑफ द रूज, ठीक है। इसको जो है फ्रेंच से लेकर रोमन डीला रोज था फ्रेंच में, तो उन्होंने उसे रिमोट ऑफ द रोज बताया, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर पोइम थी मिडल एजेस की, ग्रेसफुल बट एक्सीडिंगली टायरसम एलेगरी ऑफ द होल कोर्स ऑफ लव, ठीक है। The rose growing in its mystic garden is typically of the lady's beauty, and the gathering the rose represents lover's attempt to win his lady's favor.
and the different feelings arose like love, hate, envy, jealousy, idleness, sweet looks, and all are the allegorical persons of the poet's drama. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और चौसर का जो ट्रांसलेटेड था ये यूनिवर्सल फेवरेट था उसका. ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज 32. व्हाट वाज अ ट्रिसे ऑन द एस्ट्रोलैब अबाउट. तो एक साइंटिफिक ट्रिस्टेज था एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ एस्ट्रोलैब, ये आपने याद रखना है. अगले क्वेश्चन है 33. हु डिड चॉसर डेडिकेट अ ट्रीटिस ऑन द एस्ट्रोलैब टू. तो वो था उसका सन डेविस. ठीक है, ये वर्क आपने इसकी समरी पढ़ लेनी है. क्वेश्चन नंबर 34. विच वर्क डिड चॉसर बेस ऑन बोइथस द कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी. तो वो था बोइसी. ठीक है, ये आपने याद रखना है. लास्ट बट नॉट लिस्ट 35 क्वेश्चन. विच मेजर लिटरेरी फिगर ग्रेटली इन्फ्लुएंस चॉसर्स वर्क. तो वो थे दांते एलिग्री. वर्क से वो काफ़ी थे. ठीक है, उनसे वो उनके जो वर्क है चौसर के वर्क से वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हुए. ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने कवर कर लिया 35 क्वेश्चंस रिलेटेड टू चौसर्स इम्पॉर्टेंट एंड मेजर वर्क्स. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा आज की वीडियो में ट्रॉयलस क्रिसिडे पढ़ा, पार्लियामेंट फॉल्स पढ़ा, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन पढ़ा, हाउस ऑफ फेम पढ़ा, और जो है द बुक ऑफ डचेस जो है इंपॉर्टेंट वर्क्स इस वीडियो में कवर किए हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा चौसर ए से रिलेटेड रेस्ट ऑफ राइटर्स एंड देयर वर्क्स. तो थोड़े से हम उसको डिटेल में जानेंगे. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दो फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा.